वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज IFMS इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज। आज हम यूनिट 5 शुरू करेंगे और इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पेंशन फ़ंड। पेंशन फ़ंड को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पेंशन फ़ंड जो है PF पेंशन फ़ंड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ प्लान हैं जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए पेंशन के लिए रखे हुए हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? पेंशन फंड बोलते हैं। इनको हम रिटायरमेंट प्लान भी बोलते हैं। हम इस लेक्चर के अंदर जो पढ़ेंगे बहुत सारे डिफरेंट पेंशन प्लान के टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे आपका NPS है, डेफर्ड एन्युटी है, पेंशन फंड है, इमीडिएट एन्युटी है, गारंटी पीरियड एन्युटी है, पेंशन प्लान विदाउट कवर है, एन्युटी सर्टेन है, एंड लाइफ एन्युटी। इसके अलावा हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे किसका? अटल पेंशन योजना का। अटल पेंशन योजना जो है, ये जो है आपकी जो पहले स्वावलंबन योजना थी, जब कांग्रेस थी उस समय UPA गवर्नमेंट के टाइम में इसको स्वावलंबन योजना बोला जाता था, लेकिन NDA गवर्नमेंट के टाइम में, BJP के टाइम में इसको क्या बोला जाता है? अटल पेंशन योजना बोला जाता है। तो अटल पेंशन योजना का एग्जांपल लेते हुए मैं इस टॉपिक को पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको। जैसे कि आप देखें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक पेंशन प्लान जो है रखा है, जो पहले स्वावलंबन योजना के नाम से था, लेकिन अब उसको अटल पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। आप देखें कि हमारे इंडिया के अंदर जो टोटल लेबर फोर्स है उसमें से 47.29 जो हैं वो क्या है? आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्क करता है। तो ऐसे लेबर फोर्स को पेंशन के बेनिफिट पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्वावलंबन योजना थी उसको एक्सटेंड करते हुए अटल पेंशन योजना को शुरू किया। तो जो अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना जैसे कि आपको पता हो कि जो PFRDA है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो एडमिनिस्ट्रेट करती है किसका एडमिनिस्ट्रेशन? अटल पेंशन योजना का एडमिनिस्ट्रेशन करती है। तो हुआ क्या था कि आपको यदि मंथली पेंशन 1000 चाहिए, या फिर मंथली पेंशन 2000 चाहिए आपको, या फिर 3000 चाहिए, या 4000 चाहिए, मैक्सिमम मतलब आपको मंथली पेंशन आफ्टर 60 एज आपको यदि मंथली चाहिए आपको पेंशन, तो मैक्सिमम 1000 to 5000 हो सकता है मैक्सिमम। और आप चाहें तो लमसम भी पेमेंट ले सकते हैं पेंशन का। तो वो आपको किस में मिलता है? अटल पेंशन स्कीम के अंदर मिलता है। अब ये जो अटल पेंशन स्कीम है, इसके अंदर मिनिमम एज जो है वो कितनी है ज्वाइनिंग की? 18 ईयर है, ठीक है ना। और मैक्सिमम एज है वो कितनी है? 40 ईयर्स है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई पर्सन 40 की एज पर ज्वाइन करता है अटल पेंशन को, तो जब वो 60 साल पूरे कर लेगा, लगभग 20 साल बाद उसको क्या मिलेगा? पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो है अटल पेंशन के अंदर जो सब्सक्राइबर है उसका मिनिमम पीरियड फॉर कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? देयरफॉर मिनिमम पीरियड फॉर कंट्रीब्यूशन बाय एनी सब्सक्राइबर अंडर APY अटल पेंशन योजना वुड बी 20 ईयर्स और मोर, कि 20 ईयर्स एंड मोर होना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये जो आपकी स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी, कब हुई थी? 1 जून 2015 में। बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिए हैं, एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है आपको। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब अटल पेंशन की आप बात करेंगे तो अटल पेंशन का जो बेनिफिट है वो किसके लिए है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये हुआ कि वो लोग अटल पेंशन के साथ जुड़ सकते हैं जो लोअर या लोअर इनकम क्लास के हैं और जिनका उन्होंने किसी दूसरे सोसाइटी के पेंशन प्लान के अंदर रजिस्टर नहीं करा रखा है, ठीक है ना। तो ये जो आपकी गवर्नमेंट है उसने ये डिसाइड भी किया था जब ये प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 2015 की बात है। उन्होंने बताया था कि यदि कोई इनकम टैक्स पेयर है तो वो एलिजिबल नहीं है, और आपका नॉन इनकम टैक्स पेयर है वो एलिजिबल है, वो किसी दूसरे पेंशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर नहीं आना चाहिए। यदि वो इस पेंशन प्लान के साथ जुड़ता है 31 दिसंबर 2015 से पहले, तो उसको उसके कंट्रीब्यूशन में, जैसे आप देखें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द यूज़र कंट्रीब्यूशन, जो यूज़र ने कंट्रीब्यूशन किया है, या फिर 1000, जो दोनों में से कम होगा, उसको 5 साल के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? कंट्रीब्यूट करेगी। तो उसका बेनिफिट उन लोगों को मिला था जिन्होंने अटल पेंशन योजना के इंट्रोड्यूस होने के जस्ट बाद ही उसको क्या कर लिया था? ज्वाइन कर लिया था। तो अटल पेंशन योजना जो 1 जून से इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 से, 1 जून 2015 से लेके 31 दिसंबर 2015 तक जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उनमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूशन कर ली है ईयरली 1000, 5 साल तक। मतलब कम से कम उनको, आप ये देखें, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उसका 50% फ़ायदा, पर 50% मतलब ये माने
जैसे मान लीजिए किसी ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया 3000, तो 50% उसका होता है 1000, और दूसरा अमाउंट है आपका 1000। तो जो दोनों में मिनिमम है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, पर वो 5 साल तक करेगी। वो उनको फ़ायदा हुआ था जो शुरू के जून से लेकर दिसंबर 2015 तक इसके साथ जुड़े थे। एलिजिबिलिटी की हमने बात कर ही ली कि जो 18 साल से 18 साल है उससे ज़्यादा एज का है, और मैक्सिमम एज कितनी है आपकी 40 ईयर्स है ना। इसके अंदर एनरोल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको ऑटो डेबिट अकाउंट के अंदर फैसिलिटी लेनी होगी। ऑटो डेबिट के लिए आपको जो भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशंस है, मैं आपको एक टेबल शो करूँगा, वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट दिया गया है कि किस एज पर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा, तो वो ऑटो डिडक्ट आपके अकाउंट में से हो जाएगा। यदि इनसफिशिएंट बैलेंस है तो उसमें आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के 100 रुपये पर पेनल्टी लगेगी, ₹1 की, और 100 से ज़्यादा है लेकिन 500 तक है तो 2 रुपये की पेनल्टी लगेगी, और 500 से ज़्यादा 1000 तक है तो कितने की पेनल्टी लगेगी, 5 रुपये की, और आपका 1000 से ज़्यादा है तो 10 रुपये की पेनल्टी लगेगी। और यदि आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे, मतलब आपके अकाउंट से डिडक्शन नहीं हो रहा है, तो 6 मंथ तक तो अकाउंट भी फ्रोज़न कैटेगरी में रहेगा, और फॉर 12 मंथ वो किस में होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, और आफ्टर 24 मंथ वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इनसफिशिएंट बैलेंस भी आपके अकाउंट में हो, ठीक है ना। और जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो केवाईसी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, प्रपोजल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, देन उनका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा और वो इस पेंशन प्लान के साथ जुड़ जाएंगे। अब आगे हम ये देखते हैं कि जो पेंशन प्लान के अंदर कंट्रीब्यूशन की देखें, सपोज मान लीजिए कोई पर्सन है एट द एज ऑफ 18 वो ज्वाइन करता है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा उसको 60 साल तक, मतलब 42 साल उसको कंट्रीब्यूशन करना है। अब उसे मंथली पेंशन 1000 रुपये चाहिए तो उसको कितना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, 42। यदि उसको मंथली पेंशन 2000 चाहिए तो डबल हो जाएगा, फिर ऐसे मंथली पेंशन उसको 3000 चाहिए, 4000 चाहिए, 5000, तो ये कंट्रीब्यूशन है। सपोज मान लीजिए किसी को मंथली पेंशन 5000 चाहिए, उसकी एज कितनी है, 18 ईयर है, तो वो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा 210 होगा। सपोज मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी एज सपोज मान लीजिए 29 है या 28 है, 29 है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा 5000 की पेंशन के लिए 485 होगा। 485 जो होगा आपका, ये किसके लिए होगा बच्चों, ये पर मंथ है, ध्यान रख लेना। इसको यदि आप पूरे 6 मंथ के लिए कंपैरिजन करते हो तो 6 मंथ के हिसाब से हो जाएगा, ये मंथली कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखना। तो ऐसे ही यदि कोई किसी पर्सन की एज कितनी है, 40 वाला तो आएगा नहीं, वो बाहर हो जाएगा इस प्लान से। 39 का है तो उसको 21 साल तक इन्वेस्ट करना है, कम से कम 20 साल तो उसमें रहना ज़रूरी है, 20 और मोर, ठीक है ना। और उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, 1318। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप जितनी जल्दी इस प्लान के साथ जुड़ते हैं उसका कंट्रीब्यूशन आपका उतना ही कम होता है। कम एज पे जुड़ने पर आपका इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि आपको पता ही है जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है उसमें टाइम के साथ जो वैल्यू है रुपीज़ की वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने अटल पेंशन को समझा है। अब अटल पेंशन को ध्यान में रखते हुए हमें गवर्नमेंट के कुछ अदर प्लान को भी डिस्कस करना है कि पेंशन के प्लान होते क्या हैं। तो वन बाय वन मैं यहाँ पे शुरुआत से आपको समझा देता हूँ। जो पेंशन प्लान तो हमने समझ लिया था कि पेंशन प्लान होते क्या हैं, फिर भी एक बार शुरू से हम देख लेते हैं। पेंशन फंड क्या होते हैं, नॉन ऑल्सो एज ए सुपर एन्यूशन फंड भी बोलते हैं किन्हीं कंट्रीज़ के अंदर हमको। इट इज़ ए प्लान, फंड और स्कीम दैट प्रोवाइड्स रिटायरमेंट इनकम, ठीक है ना। आपको रिटायरमेंट के टाइम में एट द एज ऑफ 60 जब आप पूरा कर लेंगे तब आपको कुछ फाइनेंशियली, देखो क्या होता है, अपना जॉब तो आप हो सकता है नहीं करें, लेकिन आपके खर्चे तो उतने ही रहेंगे, तो उन खर्चों के लिए आपको जो लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट चाहिए वो आप अपनी इनकम के हिसाब से आप पेंशन प्लान ले सकते हैं, तो वो पेंशन फंड कहलाता है। फिर हम बात करेंगे कि पेंशन फंड के प्लान कौन कौन से हैं। तो पेंशन फंड के प्लान की हम यहाँ पे बात करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान रहते हैं। जैसे कि आप देखें, यहाँ पे लिखा है देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पेंशन प्लान विच कैन बी चेक बिलो। अब प्लान पहला क्या है, यदि आप सारा पैसा डेट्स के अंदर लगाते हो, पहला प्लान। दूसरा क्या है, आप इक्विटी के अंदर भी लगाते हो डेट। और तीसरा क्या है कि आप उसका 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाते हो, 100% डेट्स में लगाते हो, या मैक्सिमम 75% इसमें लगाते हो, आप बोलो इक्विटी के अंदर लगाते हो। तो पेंशन्स के अंदर जो भी पैसा होता है वो डेट्स या इक्विटी में लगता है, लॉन्ग टर्म के लिए लगता है आपको पैसा, तो डेट्स इक्विटी में ही आएगा। हम क्लासीफाई करें प्लान को तो पहले एनपीएस जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस ए न्यू पेंशन स्कीम फॉर पीपल हु वांटेड टू बिल्ड अप देयर पेंशन अमाउंट विद द स्कीम न्यू सेविंग विल बी इन्वेस्टेड इन डेट्स एंड इक्विटी मार्केट बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। इट अलाउड टू विड्रॉ 60% ऑफ द फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड रिमेनिंग 40% इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ एन्युटी। ये आप जब रिटायरमेंट एज पर पहुंच जाएंगे तो आप 60% तो विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 40% आपका एन्युटी में काम आएगा। फिर हम बात करेंगे डेफर्ड एन्युटी।
जैसे कि नेम से क्लियर है, डेफर्ड एन्युटी का मतलब ये हुआ आप जब एक पर्टिकुलर रेगुलर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, डेफर्ड आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो डेफर्ड एन्युटी प्लान आप ले सकते हो। तो आप देखिए विद द डेफर्ड एन्युटी प्लान यू कैन एक्यूमुलेट और क्रॉप्स थ्रू ए सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम ओवर द टर्म ऑफ पॉलिसी, कि आप एक सिंगल अमाउंट से आप उस प्लान के साथ एनरोल हो सकते हो, है ना। जैसे हम देखिए वन टाइम पेमेंट है, दिस स्कीम कैन बी बोट बाय आइदर मेकिंग रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन और बाय वन टाइम पेमेंट, जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसे ही इस प्लान के साथ जुड़ सकते हो। फिर है पेंशन फंड्स PFRD, जैसा कि आपको बताइए जो फंड द गवर्नमेंट बॉडी PF मतलब आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ अथोराइज 6 कंपनीज टू ऑपरेट एज ए फंड मैनेजर। तो 6 कंपनीज जो है एज ए फंड मैनेजर पेंशन फंड को देखती हैं। इमीडिएट एन्युटी प्लान, इमीडिएट एन्युटी प्लान नेम से क्लियर है कि जब आप पॉलिसी के अंदर एनरोल होते हो तो आप इमीडिएट ही उसकी आपको बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स में एग्जम्पशन में मिल जाती है। आपने देखा होगा इनकम टैक्स की सेक्शन 80C के अंदर हमें डिडक्शंस मिलती है यदि हमने किसी पेंशन प्लान के अंदर पैसा लगाया है, तो इमीडिएट एन्युटी प्लान माना जाता है। गारंटी पीरियड एन्युटी का मतलब ये हुआ कि आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम, सपोज मान लीजिए आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 20 ईयर्स आपको कुछ लमसम अमाउंट चाहिए, जैसे एंडोमेंट प्लान इंश्योरेंस के होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक गारंटी पीरियड एन्युटी के अंदर अमाउंट मिल जाता है। यहाँ पे बात करेंगे पेंशन प्लान विद एंड विदाउट कवर, ठीक है ना। होता क्या है, जब हम पेंशन प्लान लेते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें कवर होती हैं, कुछ चीज़ें कवर नहीं होती। तो जब आप देखें तो पेंशन प्लान विद ए कवर इंक्लूड लाइफ कवर विच मीन्स एट द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर द फैमिली मेम्बर पेड ए लमसम अमाउंट, है ना, दिस अमाउंट विल बी नोट टू बी कंसिडरेबल। द विदाउट कवर प्लान एज द नेम सजेस्ट डज नॉट हैव लाइफ कवर, ये पॉलिसी होल्डर पास अवे देन नॉमिनी गेट द क्रॉप्स। तो ये आपके विद और विदाउट कवर हैं। फिर है सर्टेन एन्युटी प्लान है, एन्युटी इन दिस स्कीम द एन्यूटेंट इज पेड द एन्युटी फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे प्री डिसाइडेड ईयर्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन केस ऑफ डेथ जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो माना जाएगा। द एन्यूटेंट कैन पिक दिस पीरियड एंड इन केस ऑफ डेथ बेनिफिशियरी रिसीव द एन्युटी। लाइफ एन्युटी की बात करें, लाइफ एन्युटी स्कीम पे द एन्युटी अमाउंट टू द एन्यूटेंट अंटिल द डेथ, कि जब तक आपकी लाइफ है, आप यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो होल लाइफ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाइफ एन्युटी माना जाएगा। इफ़ द एन्यूटेंट डाइज देन हैड चूजन द ऑप्शन विद स्पोज देन द स्पोज रिसीव द पेंशन अमाउंट। आपका लाइफ एन्युटी में यदि आप टाइम पूरा कर लेते हैं, आप जीवित रहते हैं तो आपको पेमेंट मिल जाता है, और यदि आप नहीं रहते हैं, भगवान नहीं करे कि आप नहीं रहें, तो उस सिचुएशन में आप अपनी जो नॉमिनी है वाइफ को वो पैसा मिल जाता है। तो हमने प्लान पढ़े हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।